Very good afternoon, everyone. Welcome to lecture number 26 of CA Foundation Fast Track Batch Business Economics. कॉस्ट कर रहे थे हम लोग, है ना। उसमें हमने लॉन्ग रन कॉस्ट स्टार्ट की हुई थी, जिसमें कल ना मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया था लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में। लॉन्ग रन कॉस्ट में जो जो चीजें हमने कल कवर की थी, दैट वाज लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट होती है तो इसका जो कर्व है वो भी बिल्कुल वेरिएबल के तरीके का होगा। हमने शॉर्ट रन में कवर किया था कि जो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज इनवर्स एस, तो लॉन्ग रन का भी बिल्कुल इनवर्स एस बन गया। ओके, फिर मैंने आपको ना मार्जिनल कॉस्ट का भी कर्व दिखा दिया था, दैट वाज लाइक दिस, यू शेप, ठीक है। बस थोड़ा सा डिलेड होता है, थोड़ा सा फ्लैटर होता है। ओके, एंड एसी का भी जो कर्व होता है दैट इज लाइक दिस, ठीक, बिल्कुल सेम कर्व्स है। कर्व्स में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन रीजन डिफरेंस है। हम शॉर्ट रन में जब डिफरेंस करते थे दैट वाज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉन्ग रन में आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं बोलोगे। मैं अभी बताऊंगी कि आप क्या चीज बोलोगे कि इन कर्व्स का कारण क्या है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन दोनों अलग अलग है। ओके मैम, फिर हमने ना जो पार्ट आज कवर करना है दैट इज दिस, क्योंकि लॉन्ग रन में आप कोई भी फैक्टर को चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो आप न्यू प्लांट भी स्टैब्लिश कर सकते हो। तो ये पता क्या कहता है कि शॉर्ट रन में तो हमारी मजबूरी होती है कि हमारा जो फिक्स फैक्टर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, एंड आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स में भी जाना पड़ता है। जब प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट पे भी इंक्रीज हो रही होती है तब जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? द रीजन बीइंग कि आप फिक्स फैक्टर को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन लॉन्ग रन में तो ऐसा नहीं है। लॉन्ग रन में क्या कर सकते हो? लॉन्ग रन में तो आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, यस और नो? यस मैम। तो अब देखो, अगर आप ये वाला कर्व देखो, ये वाली डायग्राम देखो, तो इसमें ये क्या कहता है कि आप ना 3 प्लांट्स एस्टैब्लिश कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट केस, सेकंड केस भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये पहली पॉसिबिलिटी है कि कई छोटा प्लांट लगाएंगे, दिस वन इज स्मॉल, कई मीडियम लगाएंगे, कई लार्ज लगाएंगे, ठीक है। पहले छोटा प्लांट, मीडियम, लार्ज, इसका मिक्सचर चलेगा, ठीक है। अब इसमें देखो सिंपल सी बात क्या समझनी है आपको। सपोज करो आपने पहले ये प्लांट लगाया, ओके। अभी मैंने आपको बताया कि एसी कर्व यू शेप्ड होता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो लेकिन एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी ना एलएसी कर्व एक ही बार में नहीं बना सकते। आपने जो ऊपर कर्व किया ना, ये वाला, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस वाज एलएसी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। ये फ्लैटर जा रहा है, ओके, ये यू शेप्ड है, लेकिन आप एक ही बारी में ये नहीं बना सकते। ये बहुत सारे एसएसीज को मिलके बना हुआ है। मैम व्हाई दिस इज पॉसिबल? ऐसा क्यों है? देखो यार, मुझे एक चीज बताओ, आप खुद सोच के चलो, क्या आप 1-2 साल या 3 साल या 4 साल या लॉन्ग रन की कॉस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कल को क्या खर्चा हो जाएगा, कल को क्या आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, किस चीज की डाउन हो जाएगी? आप नहीं प्रिडिक्ट, लेकिन शॉर्ट रन की तो कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि 2 साल बाद आपने सोचा कि आपने कोई प्लांट बनाना है, ओके, या आपने किसी चीज की प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। अब आप 2 साल की लंबी प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ये नहीं पता 1 मिनट में क्या हो जाए, अभी तो ये नहीं पता कल कोई लॉकडाउन लग जाए, ठीक है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज बहुत सारी अनफोर्सिंग कॉन्टिजेंसीज होती है, ओके। तो ये क्या कहते हैं, लेकिन आप थोड़े से टाइम पीरियड का तो कॉस्ट कर सकते हो ना प्रिडिक्ट, कि ठीक है यार महीने में इतना होएगा या 2 महीने में इतना होएगा। जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, लेकिन शॉर्ट रन में हम कोई टाइम नहीं कंसीडर करते, आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ओके। हम ये तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है यार 1 महीने का ऐसा कर्व बन सकता है, 2 महीने का ऐसा, ये शॉर्ट रन का कर्व। तो आप उन 2 साल की लंबे ईयर का जो लंबे टाइम पीरियड का कॉस्ट है उसको आप कैसे बनाओगे? आप छोटे छोटे कॉस्ट कर्व्स को जोड़ के एक बड़ा कॉस्ट कर्व बनाते हैं। यहाँ पे भी यही है, अगर आप ध्यान दो तो ये 3 कौन से कर्व्स हैं? दीज आर एसएसी, दिस इज नॉट एलएसी। ये शॉर्ट टाइम का एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है। आपको पता है एसी जाता है यू शेप्ड, ओके। पहले हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं यार, यही पहले तो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आपका ये लॉन्ग रन का जो एसी कर्व है ये यू शेप्ड क्यों जा रहा है? ये रहा। शॉर्ट रन का भी यू शेप्ड जा रहा था, उसका कारण क्या था? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन में तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगता नहीं है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। मुझे एक और चीज बताओ, लॉन्ग रन में हमने कुछ चीजें की थी कि देयर आर सम इकोनॉमीज एंड देयर आर सम डिसइकोनॉमीज, किया था ये पॉइंट, ठीक है। इकोनॉमीज जब होंगी उसका मतलब बताओ क्या होगा? इकोनॉमीज का फायदे,
मतलब कि आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी स्पीड से बढ़ेगी। और मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन की स्पीड एंड कॉस्ट इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर प्रोडक्शन की स्पीड अच्छी है बट नॉट ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न बट ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रन। समझ में आता है ये वाली बात? ठीक है, दोनों में बड़ी सारी कंफ्यूजन होती है। देखो ये एसएसी का कर्व है, ये एलएसी का कर्व है। इसको मैं एक ही बार में नहीं बना सकती, मैं अभी बताऊंगी कि ये कैसे बना है। ठीक है, आप सिर्फ ये देखो कि ये एसएसी भी यू शेप्ड है एंड एलएसी भी यू शेप्ड है। सिर्फ मैंने जो फर्क बनाया, एसएसी थोड़ा छोटा बना दिया, वो थोड़ा फ्लैटर बना दिया। इसमें जो ये डाउनफॉल का कारण था, कॉस्ट के डाउनफॉल का कारण था, दिस वाज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, यही था। ओके मैम, इसमें जो बढ़ने का कारण था दैट वाज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। नेगेटिव में तो आप जाते ही नहीं हो, ये सबको समझ में आती है इतनी सी बात कि एसएसी का यू शेप का ये कारण है, एलएसी का भी क्या यही कारण है, डाउनफॉल का इंक्रीजिंग रिटर्न एंड अपवर्ड का डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, क्या ये कारण है? नहीं। एलएसी की शेप सेम है लेकिन कारण डिफरेंट है। एलएसी में डाउनफॉल क्यों आता है कि जब आप अपने स्केल को बढ़ाते हो, ठीक है, तब आपको फायदे होते हैं स्केल को बढ़ाने से। तो इसके डाउनफॉल का कारण है इकोनॉमीज। स्केल में आप दो चीजें करते हो, या तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल या डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज का मतलब बताओ, नुकसान। तो जब आप लेवल यहां तक सपोज करो आउटपुट था 100 यूनिट का, यहां तक तो आपको आ रहा था इकोनॉमीज, आपने इससे ज्यादा भी आउटपुट बढ़ा दिया। अगर आप एक लिमिट के बाद भी आउटपुट बढ़ाते हो तो आपको नुकसान होने शुरू हो जाते हैं और आपका कॉस्ट कब ऊपर को जाना शुरू हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? डिसइकोनॉमीज। बस पहले तो ये चीज याद रखो कि एसएससी की शेप का कारण कुछ और है, एलएसी की शेप का कारण कुछ और है। इसको याद कैसे करना है? शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगता है, लॉन्ग रन में तो वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ लगता नहीं है, इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज लगती हैं। इतना समझ में आया? ये डायग्राम आपको यही बताती है। ठीक है, पहले इकोनॉमीज हो रही है, फिर इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमी काउंटर बैलेंस हो गई एंड बाद में डिसइकोनॉमीज ही आ गई। ओके मैम, अब आ जाओ ऊपर कि ये कर्व बना कैसे, अब हमने उस पर बात करनी है। हम ये पहला केस कर रहे हैं कि यार आपकी प्रैक्टिकली 3 स्केल्स पे आप काम कर सकते हो। छोटे स्केल पे भी काम कर सकते हो, मीडियम पे भी कर सकते हो, लार्ज स्केल पे भी कर सकते हो। आप तीनों स्केल्स पे काम कर सकते हो। ठीक है, आपने पहले कोई प्लांट खोला और आपने उसका एसएसी कर्व बना दिया। ओके ठीक, चलिए फिर सपोज करो कि आपने इसके बाद दूसरा ये प्लांट खोला। अभी मैं पहले ये दूसरे प्लांट का आपको मतलब बताती हूँ कि ये क्यों खोला। यहां तक आपने आउटपुट बनानी थी, दिस इज सपोज Q1। ओके ठीक, आपने Q1 आउटपुट बनानी है। मुझे ये बात बताओ, आप पहले प्लांट पे बनाओगे या आप दूसरे प्लांट पे बनाओगे? पहले पे बनाओगे। चलो एक और ऑप्शन देती हूँ, एक और ऑप्शन देती हूँ यहाँ पे। चलो ये वाली ऑप्शन लेके चलते हैं, Q2। Q2 पे आपके पास दो ऑप्शंस है। अगर आप पहले प्लांट पे काम करते हो तो आपकी कॉस्ट ये अपवर्ड पोर्शन पे आ रही है, दिख रही है सबको? दिख रहा है आपको? जो यू शेप्ड का अपवर्ड पोर्शन है वहां पे ये वाली कॉस्ट आ रही है। तो शॉर्ट रन में, छोटे टाइम पीरियड में तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं थी, आप दूसरा प्लांट खोल ही नहीं सकते थे। तो आपकी मजबूरी थी कि आपको इसी प्लांट पे काम करना पड़ेगा, चाहे अपवर्ड पोर्शन में आ रही है चाहे डाउनवर्ड पोर्शन में आ रही है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या फायदा है? जब आपका कॉस्ट अपवर्ड पोर्शन में जाने को तैयार है, यू विल शिफ्ट टू अनदर प्लांट। आप अपवर्ड पोर्शन में काम नहीं करोगे जब तक पॉसिबल है, जब तक पॉसिबल है। तो आपने क्या किया? आपने दूसरा प्लांट भी स्टैब्लिश कर दिया। अगर आप दूसरे प्लांट पे देखो तो ये कॉस्ट डाउन वाले पोर्शन पे आ रही है, दिख रहा है? तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो Q2 आउटपुट है ये आप पहले वाले पे बनाओगे या दूसरे वाले पे बनाओगे? ऑब्वियसली दूसरे प्लांट पे बनाएंगे, क्योंकि अगर पहले पे बनाओगे तो आपका कॉस्ट कब बढ़ रहा होगा, और अगर आप दूसरे पे बनाओगे तो आपका कॉस्ट कब फॉल कर रहा होगा, आपको इकोनॉमीज हो रही होंगी। अगर हम शॉर्ट रन में ले रहे हैं तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर हो रहा होगा। ठीक है, तो अच्छा एक और लेके चलते हैं। चलो इसके बाद सपोज करो ये क्यों, अब ऐसा क्यों है?
पहले देखो मैंने ऊपर बनाया है कर्व, फिर उसके नीचे बनाया, फिर उसके नीचे बनाया। क्यों बनाया ऐसे? मैं इसको ऐसे 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 साथ में क्यों नहीं बना रही हूं? पहले ऊपर बनाया फिर कॉस्ट कर्व नीचे बनाया, ऐसा क्यों? इकोनॉमीज ऑफ स्केल यार। आपने अपना प्लांट बढ़ाया है, आपने अपना स्केल बढ़ाया है, तो दूसरा प्लांट कोई बंदा पागल है कि इस वजह से खोलेगा अगर कॉस्ट बढ़ रही होगी? ठीक है, हमेशा कोई भी बंदा अपनी दूसरी ब्रांच तब खोलता है अगर उसको फायदा हो रहा होगा दूसरी ब्रांच से। ठीक है, जैसे क्या होता है, जीके की एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच हमारी ब्रांच ऑफिस है। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने टीचर्स वगैरह सब इंप्लॉय कर दिए। ठीक है, एक बार हमारे नोट्स वगैरह बन जाते हैं, हमने ही उधर जाके पढ़ाना है। ठीक है, अगर वहां पे कॉस्ट बढ़ रही होती, ओके, शुरू में ही, अभी तो एक ही ब्रांच खुली है, ओके, आपने आउटपुट को कोई बहुत ज्यादा तो बढ़ा नहीं लिया कि डिसइकोनॉमीज आनी शुरू हो जाएंगी। अगर वहां पे कॉस्ट बढ़ रही होती तो कभी भी दूसरी ब्रांच ना खुलती। समझ के चलो इस पॉइंट को। ठीक है, ओके, तो पहला ब्रांच खुली, ये दूसरी ब्रांच खुली। दूसरी ब्रांच हर कोई बंदा तब खोलता है जब उसमें कॉस्ट कर्व्स कम हो, और दूसरा प्लांट खुलता ही लॉन्ग रन में, तो ऑब्वियसली इकोनॉमीज ऑफ स्केल कारण होगा। अच्छा, ये क्या है, ये क्या है, इसमें क्या है कि जो यहाँ पे खर्चा लग रहा है वही दूसरे पे लग रहा है, वही तीसरे पे लग रहा है, कॉस्ट कर्व सेम है, इसका कोई फायदा नहीं है, इकोनॉमीज हो ही नहीं रही है। ये पता कब होगा? ये काउंटर बैलेंस में होगा कि इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज एक दूसरे को क्या कर गई है? काउंटर बैलेंस कर गई है। ये तब होगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है ना, कि सेम सेम चल रहा है। ओके, अगर हम इसको डाउनफॉल में देखें तो मतलब आपका कॉस्ट कब कम होगा? इट इज ड्यू टू, अब बताओ, इट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब देखो, ओके है कि ठीक है, हमारा ये आउटपुट बन गया, क्लियर है। अब क्या हुआ कि इसके बाद भी आपने आउटपुट बढ़ाया, आपका फैक्टर जो है यहां तक आइडियली यूटिलाइज हो गया था, लेकिन फिर भी आपने फैक्टर, आपने एक और ब्रांच खोली, आपने तीसरी ब्रांच भी खोली, यहाँ पे मिसमैनेजमेंट होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फायदे होते हैं वो भी एक लिमिट तक के होते हैं। अब आप सोच के चलो, हमने किया था ना इंटरनल डिसइकोनॉमीज, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। अच्छा, हम अपनी सैलरीज बढ़ा देंगे कि हम 2 में तो काम कर रहे थे, हम तीसरे में फ्री का काम नहीं करेंगे, ऐसा होगा? ठीक है, इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, वहां के लिए अलग स्टाफ चाहिए होगा, सारे का सारा कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब आपने इसी वजह से ये वाला कॉस्ट कब ऊपर बनाया है। तो ये वाला कॉस्ट कब ऊपर क्यों बनाया? डिसइकोनॉमीज, बिल्कुल सही। अब आया, समझ में आया? ओके, चलो अब पहले यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो मुझे इस आउटपुट पे जाना है, चलो इस आउटपुट की बात करते हैं, ओके, या इस आउटपुट की बात करते हैं, इस Q3 की बात करते हैं, मुझे Q3 आउटपुट बनाना, ठीक है। अगर मैं सेकंड वाले पे ही काम करती तो मेरी कॉस्ट ये आती, यस और नो? अगर मैं थर्ड पे काम करती तो मेरी कॉस्ट ये आती। बताओ मैं किस पे काम करना चाहिए मेरे को? थर्ड पे। शॉर्ट रन में तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं थी, जो मेरे पास था मुझे उसी फिक्स फैक्टर को करके यूज करके काम करना था, चाहे नीचे थी चाहे ऊपर थी। लेकिन लॉन्ग रन में तो ऑप्शन होती है ना, यू कैन शिफ्ट टू अनदर प्लांट। ओके, तो ये आपका पॉसिबल है। अब देखो यहां तक, इसको अगर हम सारे कर्व्स को मैच कर दें तो ये क्या बन जाता है? LAC कर्व। तभी ना LAC कर्व को प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं, बिकॉज ये बहुत सारे ऐसे को मिलके बना होता है प्लान करके। इसको इन्वेलप कर्व भी बोलते हैं। इन्वेलप कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे एसएससीज को अपने अंदर लेके बैठा होता है, ठीक है। ये कौन सी डायग्राम थी? अगर 3 प्लांट्स पॉसिबल है, ठीक है। एक और डायग्राम है बिल्कुल सेम, वो भी ये क्या कहती है कि यार जब छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स पॉसिबल है, छोटे छोटे सारे स्मॉल है, ठीक है। अब देखो पहला प्लांट है, दूसरा है, तीसरा है, बताओगे? पहला एसएससी ऊपर, दूसरा एसएससी नीचे, फिर नीचे, इसका क्या कारण है? बिल्कुल सही आया, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया, क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया, काउंटर बैलेंस हो गई इकोनॉमी, फिर ये ऊपर जाने लग गया। आपने देखा कि ये LAC बहुत सारे एसएस को मिलके बना हुआ है। द लॉजिक इज सेम, द लॉजिक इज सेम कि यार पहले कर्व पे जब कॉस्ट बढ़ने लग जाती है देन यू विल शिफ्ट टू अनदर प्लांट, ठीक है। ओके, इन सारे कर्व्स को ज्वाइन करोगे तो आपका क्या कर्व बन जाएगा? LAC। इसके ऊपर सिर्फ जो क्वेश्चन आता है वो और कुछ नहीं आता। एक मैं आपको लाइन दिखाती हूँ, ये वाली, बस ये एक इसके अनदर नेम, देखो पढ़ के दिखाती हूँ। LAC कर्व इज नॉट टेंजेंट। बच्चों को क्या लगता है कि ये ना, अगर ये SAC कर्व बनाया
तो इसके ना बिल्कुल मिनिमम पे टच करेगा, मिनिमम पे टच करेगा नहीं, मिनिमम पे टच नहीं करता। अगर आप ये पहला कर्व देखो तो ये डाउनवर्ड पोर्शन पे टच कर रहा है, दूसरा देखो तब भी डाउनवर्ड पोर्शन पे टच कर रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी कि मिनिमम ऑफ एसएससी के टच करे, बस ये होता है कि लीस्ट कॉस्ट पे टच करते हैं। जब हमें कॉस्ट लग रहा है कि बढ़ने लग जाएगी, देन यू विल शिफ्ट टू अनदर प्लान। ओके, क्या लिखे? इट इज नॉट टेंजेंट टू मिनिमम पॉइंट्स ऑफ एसएससी कर्व व्हेन एलएसी इज डिक्लाइनिंग। अगर एलएसी नीचे आ रहा है तो ये फॉलिंग पोर्शन को टच करेगा, दिख रहा है आपको? ये फॉलिंग, देखो एक और बार बना के दिखाती हूँ, ये फॉल कर रहा है ना एसएससी, तो इसको टच करेगा, ये फॉलिंग पोर्शन को टच करेगा, फॉलिंग। इट इज नॉट नेसेसरी कि मिनिमम पे ही टच करे। और जब ये एलएसी बढ़ने लग जाएगा तो किसको टच करेगा? जो राइजिंग पोर्शन है। ये चीजें आपको याद रखनी है, और इसमें आपको देखो डायग्राम बनानी तो आएगी नहीं, आपको सिर्फ समझना है इस डायग्राम को, ये बनी कैसे है, दैट्स इट। क्लियर? ओके मैम। देन उसके बाद हमने ये रिलेशन मैंने आपको कल बता दिया था, दिस वाज सेम जो हमने शॉर्ट रन में किया था। देखो हम क्या डायग्राम बनाते हैं, दिस इज योर, अब बन गया ये आपका एलएसी, यही बनाया था, ठीक है। इसके मिनिमम पे ही कट करके जाएगा एलएमसी। द रिलेशन इज सेम कि एलएमसी का मिनिमम पॉइंट पहले आता है, एलएसी का बाद में आता है, एंड एलएसी के मिनिमम पे दोनों जने क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। एंड जब एलएसी फॉल कर रहा होगा तब एलएमसी फॉल भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। और जब आपका एलएसी बढ़ रहा होगा तब आपका एलएमसी सिर्फ बढ़ता ही है। ये ध्यान रखना है आपको रिलेशन में। इसका रिलेशन बहुत सिंपल है, शॉर्ट रन के जैसा ही है, कोई भी इसमें फर्क नहीं है। अगर आप कर्व देखोगे सिर्फ थोड़े फ्लैटर बने हुए हैं। फ्लैटर क्यों है? क्योंकि वहां पे तो यार सिर्फ एक एसएससी था, वो तो बहुत छोटा है, ये तो बड़े सारे एसएससी को मिलके बना है, बहुत सारे एसएमसी को मिलके बना है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को मिलके बना है, तो इसलिए ये बहुत सारा फ्लैटर बन जाता है। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब ये क्या कहते हैं कि नॉर्मली जो हम एलएसी का कर्व करते हैं वो ये यू शेप करते हैं, यस और नो? यस। इसका फॉलिंग पोर्शन इज ड्यू टू इकोनॉमीज एंड इसका राइजिंग पोर्शन इज, बिल्कुल सही हो गया, इट इज ड्यू टू डिस इकोनॉमीज। कहते हैं लेकिन हम मान के चलते हैं ये डिस इकोनॉमीज तब आती हैं अगर टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, तभी आप डिस इकोनॉमीज में जाओगे ना, अगर टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है। लेकिन कहते हैं आजकल तो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप इस assumption को तोड़ दो और अगर आपको ये है कि टेक्नोलॉजी रोज चेंज होती है, तो कोई भी बंदा इस पोर्शन में काम नहीं करेगा। हर बंदा क्या करेगा? कॉस्ट को पहले कम करने की कोशिश करेगा, हर पर्सन करने की कोशिश करता है, इकोनॉमीज एंजॉय करता है। उसके बाद चाहे इकोनॉमीज ना आ रही हो, चाहे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ना हो रहा हो, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल तो होएगा, तो इसके बाद ये कांस्टेंट चलेगा। ये जो अपवर्ड पोर्शन है उसको जितना डिले हो सकता है उसको करता रहता है, करता रहता है। तो ये कहते हैं आजकल का जो मॉडर्न एलएसी कर्व है दैट इज एल शेप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल शेप्ड भी हो सकता है या नहीं हो सकता। यस हो सकता है, अगर क्या चीज ना हो, अगर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट ना रहे। दिस वाज योर लास्ट टॉपिक। दिखा? ये जो दो लाइनें बनाई है ये ऐसी बनाई है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्हीकल बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको ये दो लाइनें नहीं देखनी है, आपको सिंपल ऊपर वाली शेप देखनी है। वरना कई बच्चे सोचते हैं मैम बुक में तो डायग्राम की शेप कुछ और बन रही थी, एल नहीं बन रही थी, नीचे भी दो लाइनें लगाई थी, ठीक है। ये नीचे वाली दो लाइनें नहीं देखनी है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ से कांस्टेंट शुरू हुआ था एंड ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। क्लियर हो गया? ओके, दिस वाज योर कॉस्ट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि रिलेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको बार बार रिपीट करके बोल रही थी ना, यू शेप का कारण, यू शेप का कारण, इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस रहता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट रन में वेरिएबल प्रोपोर्शन लगता है, लॉन्ग रन में वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं लगता, बात खत्म। ओके, चलिए मूविंग टू योर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज योर यूनिट 4 चैप्टर 1। अब मतलब एक ही थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर रह गया, बाकी तो बहुत इजी है,
चैप्टर जितने रह गए हैं, जितने डिफिकल्ट चैप्टर थे वो निकल गए, एक रह गया बस, दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसमें वो बड़े सारे कर्व्स आते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत इजी है अगर आप समझ जाओ तो, फिर तो आपको देखने की भी जरूरत ना पड़े। चलो अब देखो, हमने सबसे पहले तो एक जनरल सी यूनिट की थी, दैट वाज अबाउट माइक्रो मैक्रो, सेकेंड यूनिट की थी कंज्यूमर की, थर्ड यूनिट की थी प्रोड्यूसर की। अब सब खत्म हो गया, अब सब मिक्सिंग होने वाली है, ठीक है। अब जितना भी आपने पढ़ा है ना, उन सबको यहाँ पे यूजेज होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों मिलेंगे। देखो हमने लॉ ऑफ डिमांड में कुछ और पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड नीचे जाएगी, प्राइस नीचे होगी तो डिमांड ऊपर जाएगी, बिल्कुल इसका इनवर्स था लॉ ऑफ सप्लाई में। इसका मतलब तो यार ये दोनों कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे अगर ये अपने अपने हिसाब से चलते रहे, दोनों को कहीं ना कहीं तो बीच में मिलना पड़ेगा ना, ठीक है। कंज्यूमर कहता है प्राइस डाउन रखो, प्रोड्यूसर कहता है प्राइस अप रखो, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे आएगा, ये दोनों इक्विलिब्रियम में आएगा, एंड दिस इज एस्टैब्लिश्ड इन मार्केट। ओके, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? मार्केट, एक प्लेटफॉर्म जहां पे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आपस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करते हैं। ओके मैम, फिर यहाँ पे ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यार मार्केट क्या उसके लिए प्लेस होनी जरूरी है? क्या कोई दुकान होनी जरूरी है? नहीं, क्योंकि आजकल तो हमारे पास इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग में क्या कोई प्लेस है? क्या बायर सेलर को या सेलर बायर को जानता है? नहीं जानता। हम कहते हैं कि यार बायर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए। अकेला सेलर क्या करेगा या अकेला बायर क्या करेगा? दोनों होने चाहिए। कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट की कोई प्राइस होनी चाहिए, एंड जो बायर है उसके पास बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए। दैट्स इट। ये आपके नेसेसरी कंपोनेंट्स है मार्केट को बनने के लिए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। कंज्यूमर को नॉलेज होनी चाहिए, एक प्रोडक्ट की प्राइस एक टाइम पे एक होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है। क्या मतलब है? आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे ना होटल रूम्स के केसेस में वो बहुत सारी साइट्स चली थी, ट्रिवागो वगैरह, ठीक है। कहीं पे होटल रूम की प्राइस अलग होगी एंड कहीं दूसरी जगह पे उसका जो फेयर होगा वो अलग होगा। इट मींस प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसकी प्राइस अलग है। इट मींस वो सही मार्केट नहीं है। आप बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे, ठीक है, वो तो करते ही हैं सारे। ओके, तो उसमें क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट किसी साइट पे कुछ और प्राइस पे, कहीं दूसरी साइट पे कुछ और प्राइस पे। इट मींस जो हमें एसेंशियल्स चाहिए मार्केट के लिए वो अभी नहीं अवेलेबल होते हैं, अलग अलग प्राइसेस वो कोट करते हैं, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन होती है कंज्यूमर की। ओके, चलो अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं दैट इज फ्रॉम दिस टॉपिक। एक क्वेश्चन आने का चांस होता है यहाँ से। अब ये क्या कहते हैं कि मार्केट्स दो तरीके की होती हैं, वन इज प्रोडक्ट मार्केट, अदर इज फैक्टर। प्रोडक्ट मार्केट को तो आपको सबको पता है, क्या जहां से आप प्रोडक्ट खरीदो, कोई भी चीज खरीदो, दैट इज प्रोडक्ट मार्केट। व्हाट इज फैक्टर मार्केट? फैक्टर मार्केट वो मार्केट जहां से आपको लेबर मिलती है। मैम लेबर की भी कोई मार्केट होती है? होती है, ठीक है। हमारे घर पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स चलती है, कई बार हम पेंट शुरू करवाते हैं तो वो जो ठेकेदार होता है वो अपने साथ लेके आता है ना 4-5 बंदों को, वो कहाँ से लेके आता है? वो मार्केट से लेके आता है, ठीक है। मार्केट लगती है इनकी बकायदा कि हमें ले जाओ, ठीक है, हम बिके हुए हैं, ओके, हमें ले जाओ और हमें कुछ पैसे दो इसके बदले में, जिसको हम डेली वेज बोलते हैं। ओके, तो फैक्टर मार्केट भी होती है, एक पर्टिकुलर ऐसी मार्केट भी है जहां पे सिर्फ रॉ मटेरियल मिलेगा तुम लोगों को। ओके, तो दैट इज नोन एज फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट क्या है? जहां पे क्या चीज बिक रही हो, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। फैक्टर मार्केट क्या है? जहां पे वो चीजें बिक रही हो जो फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं है, जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए है। हम बोलते नहीं थे कैपिटल क्या होती है, ऐसी कोई चीजें जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करे, ठीक है, तो दैट इज फैक्टर मार्केट। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी मार्केट जहां से आप कुछ ऐसी चीजें लेके आते हो जो कंजम्पशन के लिए नहीं है, जो किसके लिए है? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ओके, इन इकोनॉमिक्स जनरली द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, इसके ऊपर बच्चे इसमें से आता है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। लोकल मार्केट, लोकल मार्केट का मतलब सिर्फ पटियाला में चीजें बिकती हैं। देखो दो केसेस हो सकते हैं इसके, एक तो पेरिशेबल है कमोडिटी, क्यों? अगर दूर जाएगी तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होएगी, क्यों? हालांकि वो बल्कि नहीं है लेकिन एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए उसको बड़ी सारी फैसिलिटीज चाहिए होगी ताकि वो खराब ना हो जाए, ठीक है। दूसरा, कोई ऐसे आइटम जो बहुत सारी भारी है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लगती है,
तो इन नॉर्मली इन चीजों की जो मार्केट रहती है वो कैसी रहती है, लोकल रहती है। ओके, जनरली फॉर पेरिशेबल गुड्स एंड बल्की आर्टिकल लाइक ब्रिक्स, सैंड एंड स्टोन। ओके, रीजनल मार्केट, रीजनल का मतलब आसपास की जगह पे, ज्यादा दूर नहीं गए हैं हम, ठीक है, एडजेसेंट सिटीज बोलते हैं हम यहाँ पे सेमी पेरिशेबल जो कमोडिटीज होती हैं वो यहाँ पे डील होती है। नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट का मतलब विद इन इंडिया, विद इन इंडिया, इंटरनेशनल नहीं गए वो अभी, ठीक है। विद इन इंडिया में कौन सी होती है यहाँ पे चीजें, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब लंबे समय के लिए चलती हैं, पेरिशेबल नहीं होती हैं, एंड इंडस्ट्रियल आइटम्स, क्योंकि हर एक पार्ट में इंडस्ट्री सेटअप नहीं है ना, कहीं कहीं एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे तो सामान भेजना पड़ेगा, तो दैट इज नेशनल मार्केट। एंड द लास्ट इज इंटरनेशनल, बाहर चीजें भेजी जाती हैं, जिसमें एग्जांपल है प्रीशियस डायमंड्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, क्योंकि इसकी जो खदानें होती हैं वो माइंस होती हैं, वो हर जगह पे नहीं होती हैं, सिंपल सी चीज है, जिस कंट्री के पास होगी वो अमीर हो जाएगी और वो दूसरों को एक्सपोर्ट करेगी। क्लियर? देन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये आप कर चुके हो, ये आप कर चुके हो सप्लाई वाले चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ये हमने तब भी पढ़ा था, ठीक है, कि टाइम एलिमेंट का जो कंसेप्ट था वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। 4 तरीके का टाइम पीरियड होता है, कौन कौन सा, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग, इसके अनदर नेम भी थे, मार्केट पीरियड बोलते हैं, नॉर्मल पीरियड बोलते हैं, सेक्युलर मार्केट बोलते हैं, ठीक है, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ये किस बेसिस पे हम टाइम एलिमेंट करते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है या फिक्स हैं, अभी आप करके चुके हो। वेरी शॉर्ट में क्या होता है, सब कुछ फिक्स्ड, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। शॉर्ट में क्या होता है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। लॉन्ग में क्या होता है, ओनली वेरिएबल। एंड वेरी लॉन्ग में इनफिनाइटली वेरिएबल, आप कुछ मर्जी चेंज कर सकते हो। सप्लाई इज इनफिनाइटली इलास्टिक, करते हो ना आप इसको परफेक्टली इलास्टिक, वो यहाँ पे आता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब कोई ट्रांजेक्शन आज हो रही है, अभी हो रही है, या आप कोई फ्यूचर का एग्रीमेंट करके कर रहे हो, ठीक है। क्या मतलब है, स्पॉट मार्केट का मतलब क्या है, जो कि आप रूटीन में करते हो, आप गए, पैसे दिए, सामान मिल गया, दैट इज स्पॉट मार्केट। ओके, सेकंड क्या है, देखो आपको ना आज गुड्स नहीं चाहिए, आपको कभी फ्यूचर में चाहिए, 6 महीने के बाद चाहिए, साल के बाद चाहिए, लेकिन आपको ये लगता है कि यार फ्यूचर में ना प्राइसेस बढ़ जाएंगे। गोल्ड की एग्जांपल ले लो, मैरिज आ रही है, हमें पता है कि यार हमें चाहिए होएगा, ओके, तो क्या करते हैं लोग, उसको बुक कर लेते हैं, ठीक है। आप सारे की सारी अमाउंट नहीं देते हो, जस्ट एडवांस मनी। अच्छा, प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं, दैट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड मार्केट। ओके, इसमें आप क्या करते हो, क्या आप सारे पैसे दे देते हो, नहीं, हम पहले वो बयाना बोलते हैं ना, ठीक है, हम वो देते हैं, हम बंदे को रोक लेते हैं कि यार हम ही खरीदेंगे तुझसे, ओके, लेकिन रेट कौन सा, जो आज है, जिस टाइम पे आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फ्यूचर वाला रेट नहीं लगेगा। फ्यूचर मार्केट सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज मुझे सारी की सारी ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, आज सिर्फ मैं उसका कुछ पार्ट कर रही हूँ, बाकी के ट्रांजैक्शन फ्यूचर में कर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, देयर आर मेनी मार्केट्स व्हिच आर रेगुलेटेड बाय बिगेस्ट अथॉरिटी, लाइक बैंकिंग, आरबीआई करता है रेगुलेट, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज, सेबी करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपके एग्रीकल्चरल बैंक है या रूरल, नाबार्ड, ठीक है, करते हैं, तो दैट इज रेगुलेटेड बॉडी। रेगुलेशन का मतलब क्या है कि आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अनरेगुलेटेड का मतलब जो नॉर्मल यार छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, ठीक है, अब उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, उनको कोई रूल्स नहीं मानने हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा रेगुलेटेड क्यों किया जाता है, ताकि कस्टमर को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। जहां पे ना कस्टमर का पैसा लगा होगा, लाइक कंपनीज, ठीक है, कंपनीज को भी तो करते हैं ना रेगुलेट, ओके, तो कंपनीज में भी लोगों का पैसा लगा होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं। अगर कंपनीज को ना रेगुलेट ना किया जाए तो कंपनीज तो अपने हिसाब से पैसे को खर्च करेंगी और वो पैसे को मिस यूटिलाइज भी कर सकते हैं, यस और नो, यस ना। तो इसका मतलब इन सच केसेस आपको रेगुलेशन की जरूरत होती है, जहां पे रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, दैट इज अनरेगुलेटेड मार्केट। ऑन द बेस ऑफ वॉल्यूम, बड़े स्केल पे जो काम कर रहे हैं, दैट इज होलसेल, और जो डायरेक्ट कस्टमर के साथ लिंक है, दैट इज रिटेल। ओके, अब आ गया मेन जो हमने इसमें कवर करना है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, 2 तरीके के हैं, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। परफेक्ट कंपटीशन जैसे कि हमने पहले भी कवर किया था, रेयर टू फाइंड,
ठीक है, नहीं मिलता है, देन व्हाई वी आर स्टडीइंग परफेक्ट कंपटीशन, टू स्टडी इम्परफेक्ट। किसी भी बंदे में अगर हमें खामी निकालनी है कि यार तेरे में ये कमी है, कैसे पता चला उसमें कमी है, कहीं और खूबी देखी होगी, ठीक है, हम बोलेंगे उसकी तरह बन, ओके, वी कंपेयर दैट पर्सन, तो हम क्या बोलते हैं कि तू इम्परफेक्ट है, व्हाई यू आर इम्परफेक्ट, क्योंकि जो परफेक्ट में सारी खूबियां हैं वो तेरे में नहीं है, ठीक है। इट मीन्स पहले परफेक्ट के हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जो करेक्टरिस्टिक्स आपको किसी भी मार्केट में अगर वो ना मिले तो वो क्या बन जाएगी, वो इम्परफेक्ट बन जाएगी, बात खत्म, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट ही इसमें परफेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट ही इसमें परफेक्ट कंपटीशन है। चलो परफेक्ट कंपटीशन के मेजर हम पहले बात करते हैं। फर्स्ट वन, इसको ना चेन रिएक्शन से पढ़ना, सारे याद करने बैठोगे 12-13 है, ठीक है, सारे याद करने बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, चेन रिएक्शन से याद करना कि ऐसा है तो इससे ये होएगा, इससे ये होएगा, ऐसे पढ़ना है इसको, ठीक है, सारी मार्केट्स में। सबसे पहले जो इसमें बात याद रखनी है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, सेलर्स भी बहुत सारे हैं, बायर्स भी बहुत सारे हैं, इससे क्या होगा, इसका चेन रिएक्शन पहले सोच के देखो, ठीक है। नो, homogeneous is not the chain reaction of this characteristic, large number of buyer and seller का आप खुद सोच के देखो जरा, आप कोई चीज बेच रहे हो, ठीक है, उसके बायर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, 100 बायर आके खड़ा हुआ है, उसमें से एक बायर ने बोला कि यार प्राइस कम कर दो, ठीक है, तुम करोगे, बाकी के 99 तो तुम्हारे साथ है ना, तुम इससे क्या समझोगे कि एक बायर की नहीं चलती, सेम विद द सेलर, ठीक है, बड़े सारे सेलर्स खड़े हैं, बड़े सारे सेलर्स हैं एक मार्केट में, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बेच रहे, ओके, एक सेलर ने प्राइस बढ़ा दी, सारे का सारा वो कस्टमर सेगमेंट खो देगा, क्यों, वो कस्टमर किसके पास चले जाएंगे, बाकियों के पास, तो ना ही बायर की चलती है ना ही सेलर की चलती है, तो इट मींस यहाँ पे जो प्राइस है दैट इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब क्या है, सारे सेलर सारे बायर्स का जहां पे इक्विलिब्रियम आएगा, डिमांड सप्लाई का जो कर्व बनेगा, वो प्राइस किसको लेनी पड़ेगी, फर्म को लेनी पड़ेगी। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। चलो मैं करके दिखाती हूँ, ये एक छोटी सी फर्म है, ये इंडस्ट्री है जिसमें ए बी सी डी है, प्रोडक्ट सेम होता है जिसमें ये डील कर रहे होते हैं, अकेला ए कुछ नहीं कर सकता, ए को बी से पूछ के सी डी सबको मिलके एक सप्लाई कर्व बनाना होगा, ऐसे ही सारे बायर्स अपना एक डिमांड कर्व बनाएंगे, प्राइस एस्टेब्लिश हो जाएगी। कैसे मैम, हम वो कर्व नहीं करते यार, ऐसे वाला, ये हो गया सारे, ये डिमांड कौन सी है पता है, मार्केट डिमांड है, ये सिंगल वाली नहीं, क्योंकि एक बंदा तो एस्टेब्लिश कर ही नहीं सकता। ये सप्लाई कौन सी है, मार्केट की है, इंडस्ट्री की है, यहाँ पे एक प्राइस एस्टेब्लिश हो जाएगी, हो गई, ये वाली प्राइस किसको लेनी पड़ेगी, एक इंडिविजुअल फर्म को लेनी पड़ेगी, ठीक है। इट मींस फर्म इज प्राइस टेकर, टेकर समझते हो, लेने वाला है, नॉट मेकर। फिर कौन बना रहा है प्राइस को, इंडस्ट्री बना रही है, ओके मैम, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर से सबसे पहला चेन रिएक्शन ये निकला कि प्राइसेस वो नहीं बना सकती है क्योंकि उसकी नहीं चलती है, एक सिंगल बायर और एक सिंगल सेलर कैन नॉट डोमिनेट द मार्केट, नहीं चलती है उनकी, ओके। इसका एक और क्या, इसका ही चेन रिएक्शन है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का, जो प्राइस है वो फिक्स्ड रहेगी, क्यों, क्योंकि ये वाली जो प्राइस एस्टेब्लिश हुई है वो ए को भी लेनी पड़ेगी, वो बी को भी लेनी पड़ेगी, वो सी को भी और डी को भी, सबने मिलके बनाई है तो माननी तो सबको पड़ेगी। एक भी जना अगर प्राइस बढ़ाता है या कम करता है तो उसकी डिमांड में इनफाइनाइटली फर्क पड़ेगा। आपने किया हुआ है, इसका डिमांड कब कैसा बनता है, वो जो परफेक्ट इनफाइनाइट वाला, पैरेलल टू एक्स एक्स, मैंने आपको तब बताया था, अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो जीरो हो जाएगी, प्राइस कम करोगे तो इनफाइनाइटली बढ़ जाएगी, दोनों ही नहीं करने, जो एक प्राइस इंडस्ट्री ने एस्टेब्लिश कर दी आपको वही रखनी पड़ेगी, ओके। प्राइस सेम है,
इसका एक और कारण भी है, बिकॉज यू हैव होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है ना वो सब्सटीट्यूट नहीं है एक दूसरे का। सब्सटीट्यूट का मतलब ऐसा नहीं है कि शेप में फर्क है, कलर में फर्क है, दीज आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स का मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार क्या फर्क है जो वो बेच रहा है या ये बेच रहा है, ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। एक और चीज बताओ, अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो क्या वो प्राइस को हिला सकता है? एक दुकानदार एक चीज बेच रहा है, कोई शैम्पू ले लो, कोई सोप ले लो, ठीक है, 10 रुपए की हमें पता है, दूसरा क्या 12 का बेच सकता है? नहीं, इंडस्ट्री ने 10 रुपए प्राइस रखी हुई है, ठीक है। एक और, ये इसी का चेन रिएक्शन, अगर सारे सेलर्स एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, है ना, तो क्या उनको सेलिंग कॉस्ट इनकर करने की जरूरत है? चलो इसकी एग्जांपल लेके बताती हूँ। दो कस्टमर थे, दो सेलर्स थे, दोनों की जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो 10 रुपए थी। इसने एडवर्टीजमेंट कर दी, 2 रुपए पर प्रोडक्ट प्राइस आ गई। एडवर्टीजमेंट का खर्चा वो अपनी जेब से तो लेगा नहीं, जो भी एडवर्टीजमेंट करता है हमसे ही कवर अप होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। इसका टोटल प्राइस कितने की बन गई और इसकी? क्या कस्टमर ये 12 रुपए पे करेगा? नहीं करेगा। देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट करने की जरूरत क्या है? आप एडवर्टाइज तब करते हो जब आपका प्रोडक्ट अलग है। जब सबका ही सेम है, एक बंदा बोलेगा मैंने कहा था तुझे एडवर्टाइज करने को, उसका भी सेम ही प्रोडक्ट है, हमें पता है तुम क्या बेच रहे हो, ठीक है, तुम्हें किसने बोला था एडवर्टाइज करने को? हम नहीं पैसे देंगे इसके। सिमिलरली अगर सेलिंग नहीं है, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेगा कोई बंदा? ये एग्जाम्पल आप ट्रांसपोर्टेशन में भी लेके चल सकते हो, ठीक है, कि आप, हमने बोला कि हम आपको घर पे सामान पहुंचाएंगे और आपने उसके पैसे ले लिए, बंदा नहीं देगा, कहेगा दूसरा दुकानदार तो मुझसे पैसे नहीं ले रहा, ठीक है, तू क्यों ले रहा है? मैंने बोला था घर पे पहुंचा सामान को। आपको घर पे डिलीवरी देने की जरूरत है क्या? जब दूसरा नहीं दे रहा तो तुम्हें क्या देने की जरूरत है? तुम क्यों अपनी जेब से खर्चा कर रहे हो? तो देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये देखो सभी चेन में चल रहे हैं, ठीक है। इतने से पहले इतने सारे याद रखने आपको, ठीक है। और मैं आपको डिमांड कर्व भी बता चुकी हूँ, कितने कौन सा होता है। डिमांड कर्व इज, ये बनता है, क्यों? ये जो प्राइस है वो क्या रहती है? कांस्टेंट, ठीक है। क्वांटिटी जितनी मर्जी बढ़ाते रहो, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। ये आपको चेन रिएक्शन में सारे याद रखने, बाकी जो 3-4 है वो डिफरेंट है, ओके। पढ़ के देखें जरा कौन कौन सा है। फर्स्ट वन, लार्ज नंबर ऑफ फिक्स्ड प्राइस, होमोजीनियस। यहां पे एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? कोई भी रुकावट नहीं है, मोनोपोलीज नहीं है यहाँ पे। मोनोपोली अंडरस्टैंड है ना? आप, कोई भी बंदा आके अपनी दुकान खोल सकता है, कोई भी बंद करके जा सकता है। देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। हाँ, इस पॉइंट से याद आया, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट से जो इसका अगला मेन पॉइंट है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट से जो एक चेन रिएक्शन में एक पॉइंट बनता है। सपोज करो एग्जिट एंड एंट्री, कोई फर्म है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। आई होप आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब पता है। अगर मैं आपको लेमैन की भाषा में बताऊं, सुपर नॉर्मल का हद से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, सारा कस्टमर सेगमेंट ही उसके पास है, ठीक है, अकेला बंदा है, ऑब्वियसली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री। तो उसको जब एक दुकानदार को देखते हैं ना कि यार ये बड़ा प्रॉफिट कमा रहा है, किसी को हजम नहीं होता, दूसरी दुकान भी वहीं पे खोलते हैं, पक्की बात है ये, ठीक है। कंपटीशन देते ही देते हैं, एंट्री की फ्रीडम है, दूसरा दुकानदार भी आ गया, कस्टमर टूट गया, पहले एक के पास जा रहा था अब 2 के पास जा रहा है, अब भी क्या वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगा? अब उसके प्रॉफिट्स नॉर्मल में अर्न हो जाएंगे। नॉर्मल का अभी के लिए मतलब, हालांकि आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ते हो कि नॉर्मल सुपर नॉर्मल क्या है, यहाँ पे सिर्फ इतना सा पढ़ो कि पहले बहुत सारे प्रॉफिट हो रहे थे, अब उतने प्रॉफिट है जितने दुकान चलाने के लिए चाहिए, नॉर्मल, ठीक है। सपोज करो कि कोई फर्म है वो लॉसेस कमा रही है, चल नहीं रहा, उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो रही, 4 दुकानें खुली हुई हैं, ठीक है, ये एक दुकान, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ सेलर्स इन परफेक्ट मार्केट ना, ठीक है, सारे के सारे लॉस कमा रहे हैं। इस दुकानदार ने सोचा कि मैं बंद करके जाऊंगा, लॉस कमा रहा हूं, फ्रीडम ऑफ एग्जिट है, ठीक है। अब इसके चाहे जितने भी कस्टमर थे वो इन तीनों में बंट जाएंगे,
मतलब इनडायरेक्टली तो बाकी 3 के कस्टमर बढ़ गए, तो जो ये थोड़ा बहुत जो लॉस कमा रहे थे वो किस में बदल जाएगा, वो नॉर्मल प्रॉफिट्स में बदल जाएगा। मतलब अब उतने प्रॉफिट्स आने लग गए हैं जितने दुकान को चलाने के लिए जरूरी। सिंपल सा मतलब क्या है, ये इसका चेन रिएक्शन है कि चाहे तुम सुपर नॉर्मल कमा रहे हो, चाहे तुम लॉसेस कमा रहे हो, तुम आओगे तो इसी पे। लेकिन दिस इज पॉसिबल इन, क्या तुम शॉर्ट रन में दुकान खोल सकते हो? शॉर्ट रन में तो अगर तुम्हें सुपर नॉर्मल हो रहा है तो सुपर नॉर्मल होगा, अगर लॉसेस हो रहे हैं तो लॉसेस होंगे। यू कैन नॉट चेंज योर पोजीशन। ठीक है, क्या होता है इसमें, आप इसमें स्पेसिफिकली ये याद रखोगे कि नॉर्मल प्रॉफिट्स लॉन्ग रन में होते हैं। शॉर्ट रन में क्या होता है, तीनों चीजें पॉसिबल है, सुपर नॉर्मल भी पॉसिबल है, नॉर्मल भी पॉसिबल है, लॉस भी पॉसिबल। मैम ऐसा क्यों? यार सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था किसी को, तुम्हें टाइम तो लगेगा ना दुकान खोलने में। कल को, आज सोचा कल को थोड़ी दुकान खुल जाएगी, उसमें फिक्स फैक्टर लगेंगे, वेरिएबल भी लगेंगे, और फिक्स फैक्टर कौन से टाइम पीरियड में चेंज होते हैं, लॉन्ग रन। तो शॉर्ट में कैसे पॉसिबल है? ठीक है, शॉर्ट रन में ये तीनों के तीनों पॉसिबल है, क्योंकि आपके हाथ में ही नहीं है, आपको करना पड़ेगा। लॉन्ग रन में क्या पॉसिबल है, नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये वाला पॉइंट सबसे अच्छा है, इसमें इसके ऊपर कई बार वो क्वेश्चन पूछते हैं। ये समझ में आया? ओके, देखो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ओके, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का चेन रिएक्शन ये लिखा है, क्या लिखा है, फॉर्म ऑन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन, अच्छा शॉर्ट रन में कौन कौन से, तीनों पॉसिबल है, सुपर नॉर्मल भी पॉसिबल है, नॉर्मल भी पॉसिबल है, लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट रन में दुकान नहीं बंद कर सकता, उसको थोड़ा टाइम लगेगा दुकान को बंद करने के लिए। ओके, कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज का क्या मतलब है कि अगर 4 दुकानदार है, ये एक कस्टमर खड़ा, ठीक है, ये कोई एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं सारे के सारे जिसका नाम ए है, तो इस कस्टमर को पता है कि ये वाला दुकानदार ए को कितने का बेच रहा है, ये वाला कितने का बेच रहा है, ये वाला कितने का बेच रहा है, और ये वाला कितने का बेच रहा है। इससे क्या होगा बताओ, ये भी 10 का, ये भी 10 का, ये भी 10 का, ये भी 10 का, कस्टमर को पता है। इससे क्या होगा बताओ, आप एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे, कोई भी बंदा 10 से 11 नहीं कर सकता, तभी तो हम बोलते हैं प्राइसेस फिक्स्ड है। ठीक है, बिकॉज देयर इज परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट मोबिलिटी इज नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ द पॉइंट, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब फैक्टर जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं, देयर इज नो एक्सप्लॉइटेशन। बस वो इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए, हालांकि इसका चेन रिएक्शन कोई नहीं। ठीक है, आपको ये परफेक्ट दिखाना है ना, परफेक्ट दिखाना है मतलब एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगी, बंदा अपनी मर्जी से आ जा सकता है, बस आपको ये चीज दिखानी है। यहाँ पे देयर इज एब्सेंस ऑफ सॉरी एब्सेंस ऑफ डिमांड कर्व कैसे है, एंड फर्म क्या है, अच्छा इंडस्ट्री क्या है, बिल्कुल सही, यहाँ पे जो इंडस्ट्री है दैट इज प्राइस मेकर। क्लियर हुआ? ओके, यहाँ पे आपको एक और पॉइंट छोटा सा आज कवर करना है। ये कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का प्रीव्यू थोड़ा बड़ा है। परफेक्ट कंपटीशन के आपने अभी देखे 12 फीचर्स हैं, अगर उसमें से ये 4 फीचर्स कोई मार्केट पूरी कर दे तो वो प्योर कंपटीशन बन जाता है, सिंपल। ठीक है, कौन कौन से 4 है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई भी, इसके ऊपर भी कई बार वो क्या पूछते हैं, क्वेश्चन बता देती हूँ कि प्योर कंपटीशन को बनाने के लिए नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो इन चारों में से सही ऑप्शन वहां पे एक ही दी होगी। ओके, ये याद करने की बजाय कि कौन सा नहीं है, ये 4 याद कर लो कौन से हैं, दिस इज इजी। ठीक है, याद बोलो कौन कौन से हैं, लार्ज नंबर ऑफ, होमोजीनियस, फ्रीडम ऑफ एंड लास्ट, बस ये 4 आपको याद रखने, बात खत्म। ओके, रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।